सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, गेहूं की फसल पक के तैयार खड़ी है। पीछे पकी हुई गेहूं की फसल है। जिस खेत में हम खड़े हैं, यहां पे गेहूं की फसल कट चुकी है। प्रधानमंत्री हमारे देश के पिछले 4-5 साल से लगातार एक नारा देते आ रहे थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 2022 भी आ गया, अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन अब अभी तक तो किसी किसान की आय दोगुनी हुई नहीं। उल्टा संसद के अंदर एक रिपोर्ट बताती है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में किसानों की आय कम हो गई। मध्य प्रदेश में जहां पहले एक किसान की आय 9,300 रुपए के आसपास थी, अब वो घट के लगभग 8,500 रुपया रह गई। इसी तरीके से नागालैंड में 11,500 रुपए से घट के लगभग 9,500 रह गई। तो यहां पे तो आय बढ़ने की बजाय, आय दोगुनी होने की बजाय किसानों की आमदनी लगातार घट रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि स्विट्जरलैंड में एक किसान को इंटरनेशनल प्राइसेस से 41% ज्यादा अपनी फसलों की कीमत मिलती है। चाइना में इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले 10% ज्यादा अपनी फसल की कीमत किसान को मिलती है। यूरोप के अंदर 4% ज्यादा मिलती है। और भारत में इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले 14% कम कीमत किसान को मिलती है। प्रधानमंत्री जी कहते थे आय दोगुनी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज से 4-5 साल पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी। अभी पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट हुई पार्लियामेंट की कमेटी के सामने, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 5 साल से, जब से यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, 5 साल से बीमा कंपनियों ने लगभग 1,26,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया और किसानों को क्लेम दिए 87,000 करोड़, यानी 87,000 करोड़ के। यानी सीधा सीधा बीमा कंपनियों को इस फसल बीमा योजना से 39,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है पिछले 5 सालों में, यानी हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपया। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस गुजरात मॉडल का जिक्र कर करके, जिस गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीट पीट के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, वहीं की गुजरात की राज्य सरकार ने पिछले कई सालों से फसल बीमा योजना को बंद कर रखा है, क्योंकि उनका साफ कहना है वहां की राज्य सरकार का इस फसल बीमा योजना में बहुत सारी त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है और कंपनियों को, बीमा कंपनियों को लगातार फायदा हो रहा है। समझने की बात है कि यह भी है, यदि पिछले 16-17 दिनों की ही बात की जाए तो डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ गए। और अब ये 10 रुपया प्रति लीटर दाम बढ़ने से एक साल में किसान की लागत लगभग 2,500 से 3,000 रुपया प्रति एकड़ बढ़ गई। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी गेहूं कटाई के बाद अगली फसल की बुआई करनी है, तो कम से कम 5 बार खेत की जुताई करनी पड़ेगी, बहाई करनी पड़ेगी। एवरेज 3 से 4 लीटर डीजल एक बार लग जाता है ट्रैक्टर में, तो 5 बारी में आपका लगभग लग गया 20 लीटर। साल में 2 फसल बुआई करेंगे आप, 2 फसल बोएंगे तो आपका लग गया 40 लीटर। पूरे भारत में कहीं बिजली के ट्यूबवेल है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भारत के हर कोने में बिजली के ट्यूबवेल हैं। जहां बिजली के ट्यूबवेल नहीं है, जैसे अभी हम जो खड़े हैं यहां पे, यहां बिजली के ट्यूबवेल बहुत कम है, तो इंजन से ट्यूबवेल चलते हैं, दूर दूर से लाइन दबा के लाते हैं, तो लगभग 14 से 15 लीटर डीजल एक बार लग जाएगा खेत को भरने के लिए, जिसको हरियाणवी में कह देते हैं पड़े करने के लिए। तो लगभग आप एवरेज निकालोगे, कुछ फसलों में ज्यादा पानी चाहिए होता है जैसे धान की खेती में, तो कुछ में कम भी चाहिए होता है जैसे बाजरा की खेती में। तो आप एवरेज निकालोगे तो एक फसल को लगभग 4 बार उसकी सिंचाई करनी पड़ती है पूरे सीजन में, और एक बार 14 से 15 लीटर लगता है, तो आपका एक फसल पे लग गया लगभग 60 लीटर। 2 फसलों पे आपका लग गया 120 लीटर। 40 लीटर आपका पहले लग चुका है, तो 160 लीटर सीधा सीधा आ गया। उसके बाद आप अपना गेहूं, अभी गेहूं कटा के अपना गेहूं लेके जाएंगे आप मंडी में, उसके बाद आप यूरिया डीएपी के कट्टे लाएंगे, उसमें भी तेल लगेगा। अभी जो ये डीजल के रेट बढ़ने से लगातार, जो पिछले 1 साल से, जब से मोदी सरकार आई है खासकर, जब से लगातार बढ़ते जो जा रहे हैं, तो जो कंबाइन वाले जो पैसे लेते थे उसका भी रेट बढ़ गया। जो तूड़ा बनाने के लिए रैपर वाले रुपए लेते थे उसका भी रेट बढ़ गया।
तो कुल मिला के पेस्टिसाइड के भी दाम बढ़ गए। तो आप मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएंगे तो लगभग 200 लीटर डीजल जो किसान वैसे यूज करता है वो 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ गया, 2000 वहां पे बढ़ गया, उसके कंबाइन के वो बढ़ गए, उसका रेपर का बढ़ गया, सारी चीजें उसकी लगातार बढ़ गई, पेस्टिसाइड महंगे हो गए। तो 2,500 से 3,000 रुपया पर ईयर प्रति एकड़ किसान की लागत बढ़ गई सिर्फ मात्र पिछले 17 दिनों में। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आय दोगुनी करेंगे। पिछले सीजन के मुकाबले अब की बार इन्होंने गेहूं का रेट बढ़ाया 40 रुपया क्विंटल, धान का भी 40-50 रुपया बढ़ा दिया। तो आप अब की बार तो वैसे भी गेहूं की प्रोडक्शन कम है, बेमौसम बारिश के कारण फसल बहुत खराब हो गई, प्रति एकड़ 40 से 45 मन निकल रहे हैं। तो आप 16 क्विंटल का भी एवरेज मान के चलेंगे, 16 गुना 40 करेंगे तो आपका लगभग 650 रुपया बढ़ गया एक फसल में। आप दोगुना करेंगे तो आपका 1300 हो गया, चलो उसको और बढ़ा के 1500 मान लेते हैं। तो इन्होंने जो एमएसपी बढ़ाया सरकार ने, उससे किसान को फायदा हुआ पूरे साल में प्रति एकड़ का 1500 रुपए। लेकिन मात्र पिछले 17 दिनों में जो डीजल के दाम बढ़ा दिए उससे किसान की लागत बढ़ गई 2,500 से 3,000 रुपया प्रति एकड़। तो किसान तो लगातार घाटे में जाता जा रहा है। और लगभग 1990 के दशक से जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की ये नीतियां आई, उन नीतियों ने किसानों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। साथियों, ये सरकार जो दावे करती है वो सिर्फ कागजों तक इनके सीमित रहते हैं, सिर्फ भाषणों तक सीमित रहते हैं सरकार के दावे। हरियाणा में इन्होंने पिछले साल भी कहा था कि 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। पिछली बार बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए, 72 दिन बीत जाने के बावजूद भी किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे। जब किसानों ने एक जगह प्रदर्शन किया तो वहां पे प्रशासन ने बताया कि भाई हम 72 घंटे जब काउंट करेंगे जब किसान का गेहूं गोदाम में पहुंच जाएगा या फिर साइलों में पहुंच जाएगा। समझने की बात यहां पे यह है कि भाई किसान मंडी में दे आया, उसके बाद ये लोड करेंगे, फिर वो गोदाम में जाएगा, फिर अनलोडिंग होगा। तो सरकार कह रही है वो अनलोडिंग हुआ होने के बाद गोदाम में लगने के 72 घंटे बाद हम भेजेंगे। 10-15 दिन लग गए वहां जाने में, उसके बाद 72 घंटे यानी 18-20 दिनों में किसान की पेमेंट आएगी। अब समझने की बात यह, स्कूलों में एडमिशन चल रहे हैं तो किसान कहां से अपने बच्चों का एडमिशन कराएगा, कहां से उनकी फीस भरेगा? किसान ने जिसकी उधार ले रखी है वो कहां से चुकाएगा? अपनी अगली फसल की बुआई की तैयारी करनी है, उसके लिए पैसा कहां से लाएगा? ये प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं डिजिटल इंडिया बना दिया। तो हम इनको एक बात कह रहे हैं, भाई जैसे ही गेट पास कट गया, उसकी तुलाई होगी उसकी, तो आप तुरंत किसान के खाते में पैसे क्यों नहीं भेज देते? सारी चीजें ऑनलाइन हो जाए। भाई गेट पास कट गया, तुलाई होगी, आप उसके खाते में सीधा पैसा भेजिए। आप क्यों 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तो 2 महीने आप लगाते हो? जब किसान के हक की बात आती है तब तो आपका डिजिटल इंडिया काम नहीं कर पाता, डिजिटल इंडिया का मिशन। लेकिन जब कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात आती है तो सारे डिजिटल मिशन काम करने लग जाते हैं। तो ये सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार की ये मिशन है, सरकार के अभियान है, इनसे किसानों को फायदा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं किसानों के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार ये घोषणा करती कि भाई आपका मंडी में गेहूं आते ही तुरंत आपके खाते में पैसे पहुंचेंगे? क्यों नहीं सरकार ये बात करती? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब की बार भाई रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके कारण भारत के अनाज की डिमांड खासकर यूरोपियन देशों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो सरसों हम बाहर से जो इंपोर्ट करते थे, यूक्रेन से जो सरसों आती थी, वो भी बंद हो गई है। इसलिए सरसों के दाम भी अब की बार किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई सरकार एक गारंटी दे किसानों को कि भाई न्यूनतम इस एमएसपी पे तो आपका बिकेगा ही बिकेगा, उसके अलावा उससे जितना ऊपर बिक जाए उतना ही बढ़िया। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट की आज से 4 से 5 साल पहले की एक हियरिंग है, एक किसान संगठन वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। उसमें हाईकोर्ट के जजेस ने साफ लिखा अपने फैसले में उन्होंने क्लियर कट ये बात मेंशन की है कि किसी भी एपीएमसी मंडी में किसी भी फसल की जो पहली बोली होगी वो एमएसपी से नीचे नहीं हो सकती। यानी जो पहली बोली होगी वो एमएसपी या एमएसपी से ऊपर ही होगी। तो सरकार उन चीजों को लागू क्यों नहीं कर रही है? अभी एक मध्य प्रदेश के ही किसान की एक जानकारी आई, 4.5 क्विंटल उसने लहसुन बेचा और उसको कितने रुपए मिले? 458 रुपए। उसमें तो उसका किराया भी पूरा नहीं हुआ, उसमें तो उसकी लागत की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसमें उसकी मजदूरी और किराया ही पूरा नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? तो साथियों, जो इनके ये दावे हैं आय दोगुनी करने के, ये सारे फर्जीवाड़ा है।
अभी एनएसएसओ की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी, वो रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5-6 सालों में किसानों के ऊपर कर्जा 47,000 रुपए से बढ़ के 74,000 रुपए प्रति किसान हो गया। तो आज से 5-7 साल पहले जो किसान के ऊपर कर्जा था, एवरेज एक किसान के ऊपर, वो 47,000 रुपया था, और अब बढ़ के ही सरकार के राज में वो 74,000 रुपया हो गया। फसल बीमा योजना के माध्यम से कंपनियां मौज लूट रही हैं, किसान लगातार पिसते जा रहे हैं। कई कई महीने तक किसानों को मुआवजे के लिए धरना देना पड़ता है। और हरियाणा सरकार तो क्या कहती है कि भाई जिसको मुआवजा मिल जाएगा उसको क्लेम नहीं मिलेगा, जिसको क्लेम मिल गया उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे भाई, उसने जो बीमा करवाया किसान ने, वो तो अपनी जेब से पैसे देके उसने अपना बीमा कराया, मुआवजा है वो सरकार दे रही है। तो इन दोनों चीजों का आपस में क्या लेना देना? आप मुआवजा दीजिए किसानों को, जहां उन्होंने अपना बीमा करवाया वहां से उनको क्लेम मिलेगा। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? कुल मिला के बात यह है कि सरकार की नीति और सरकार की नीयत में खोट है। 9 दिसंबर को सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। पहले इन्होंने ये बहाना बनाया कि अभी चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हम कमेटी नहीं बना सकते। जबकि हमारा संविधान कानून ये साफ कहता है कि आचार संहिता लगभग 5 जनवरी को लगी थी, और ये एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा तो 9 दिसंबर को की थी सरकार ने लिखित में। तो जो घोषणा पहले हो चुकी है उसको इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इनको। चलो कोई नहीं, चुनाव भी खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया, नतीजे भी आ गए, लेकिन आज तक वो कमेटी नहीं बनाई। जब एसकेएम ने उनसे पूछा कि भाई, जब एसकेएम के पास मैसेज आया कि आप अपने कुछ नाम दे दीजिए, तो एसकेएम ने एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते ये पूछा कि भाई आप जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी, उसका मैंडेट क्या होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, उसकी चेयरमैन उसका कौन होगा, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, क्या उसकी रिपोर्ट कंपलसरी होगी सरकार के लिए लागू करना या नहीं होगी, कौन कौन उस कमेटी में शामिल होगा, कैसे वो काम करेगी, आप ये बताइए हमें। 2 बार ईमेल भेज चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया अब तक। अरे भाई, मान लीजिए कोई आपको किसी कमेटी में बुलाए तो आप ये तो पूछोगे ही ना कि भाई कमेटी कैसे काम करेगी, कौन कौन कमेटी में होगा, क्या कमेटी का टाइम फ्रेम होगा, कौन कमेटी का चेयरमैन होगा। लेकिन सरकार को उसमें बताने में भी समस्या आ रही है। समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार किसानों की मांगे पूरा नहीं करना चाहती। यह सरकार कॉरपोरेट के दबाव में काम कर रही है। इसलिए किसान भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, यदि अपने हक और अधिकार लेने हैं तो एक जिंदा कौम की तरह, जिंदा समाज की तरह लगातार आंदोलन लड़ते रहने पड़ेंगे। कोई पार्टी सत्ता में आ जाए, हमारा फायदा कोई पार्टी नहीं करेगी, हमारा फायदा आंदोलन लड़ने से होगा। जब हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन लड़ेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, संघर्ष करेंगे, उससे हमारा फायदा होगा। इसलिए कमर कस लो। कभी भी एसकेएम की कॉल आ सकती है। जब भी एसकेएम मीटिंग करेगा, आगे की घोषणा, आगे की योजना आपके साथ साझा की जाएगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत।